हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। पिछले 20 दिनों से किसान सड़कों पर हैं और सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर इस पर सुनवाई होनी है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होनी जरूरी है। अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई है, जिसमें पता चल सके कि बात किसके साथ होनी है। अदालत ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि सरकार किसान के बीच सीधे तौर पर इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई उनमें अधिकतर जनहित याचिकाएं थीं, जिनमें किसान संगठन पार्टी नहीं थे। याचिकाओं में प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होना, कोरोना का संकट होना और प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सवाल किए गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी है। आज किसानों ने एक बार फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया। किसान संगठनों ने सरकार को लिखित में जवाब देते हुए संशोधन को ठुकरा दिया है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब दिया गया है। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि उनके आंदोलन को बदनाम न करें और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें। टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसान इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में अब किसान राजस्थान से भी टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने वाले किसानों ने किसान नेताओं से मुलाकात की। इस बीच भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कृषि कानून में खामियां मानी है। किसान नेता ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि सरकार MSP को लेकर अलग से कानून लेकर आए। इस बीच किसानों ने यह भी कहा कि किसान सर्दी से नहीं डरता, हम पूरा इंतजाम करके सड़क पर आए हैं। पलवल के NH 19 पर किसानों का धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि अब उन्हें पलवल के किसानों का पूरा समर्थन मिलेगा। किसानों ने बताया कि पलवल के 52 पालों के पंचों ने पंचायत कर यह फैसला लिया है। किसानों ने कहा कि आने वाले दिनों में KGMP KMP एक्सप्रेसवे पर भी जाम लगाया जाएगा। करनाल नेशनल हाईवे 44 पर दिल्ली आंदोलन में जाते हुए एक युवा किसान की मौत हो गई। करनाल नेशनल हाईवे 44 पर पिछले 24 घंटे में यह तीसरा हादसा है। किसान नेताओं ने कहा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है हर दिन औसत एक किसान भाई की जान जा रही है। अब तक 20 किसान इस आंदोलन में शहीद हैं। हम सब इन किसानों के सम्मान में 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाएंगे और देश भर के गांवों और तहसील मुख्यालयों पर 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने एक बयान जारी कर सभी देशवासियों से किसानों के आंदोलन में सहयोग करने की अपील की है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि सभी देशवासियों का है। इन तीनों कृषि कानूनों से जितना नुकसान किसानों का होगा उतना ही आम आदमी का भी होगा। अगर ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तो किसान और गरीब लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। आंदोलनकारी किसान कड़ाके की ठंड में भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान के अलाव जलाकर उसके सहारे कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं।
किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में वो यहां भीषण ठंड में भी रुके हुए हैं और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को बुजुर्ग किसानों पर रहम करना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार के 3 कानूनों की वजह से आज से बुजुर्ग मजबूरन सड़कों पर हैं। ये बुजुर्ग रात में कई घंटों तक इसी तरह आग के सहारे बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। पूरे दिन लंगर के बाद किसान रात के समय साफ सफाई करते नजर आए। किसानों का कहना है कि देश से भ्रष्टाचार की सफाई के लिए ही वो अपने घर से इतनी दूर चलकर आए हैं और यहाँ इस सड़क को उन्होंने अपना घर बना लिया है, तो यहाँ की सफाई करना उनकी जिम्मेदारी है। किसानों ने बताया कि कूड़े को वो एक थैले में भरकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। सुबह मार्केट की गाड़ी आती है और कूड़ा लेकर जाती है। किसान कंवल सिंह चौहान को कनाडा से धमकी मिली है। कंवल सिंह चौहान को रात 1 बजे विदेशी नंबर से धमकी भरा फोन आया। बता दें कि कंवल सिंह चौहान ने हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया था। किसान ने बताया कि उनको विदेश से कॉल कर लगातार उन पर किसान आंदोलन का समर्थन करने का दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कॉल करके उनको अपना जमीर बेचने जैसे अपशब्द कहे जा रहे हैं। अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फसल खराब और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले किसान के परिवारों की महिलाएं भी किसान आंदोलन में शामिल हुई। महिलाएं परिजनों की फोटो लेकर धरने में शामिल हुई। भारतीय किसान यूनियन एकता के धरना स्थल पर महिलाओं ने किसान परिवार की हालत को दर्शाया। हरियाणा न्यूज पर रॉकी मित्तल ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने पब्लिसिटी के नाम पर 1500 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना आसान है, लेकिन सीएम मनोहर लाल से मिलना बहुत मुश्किल। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। रॉकी मित्तल ने बताया कि सीएम के चारों तरफ गुमराह करने वाला गैंग है। सीएम को किसान से बात करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सीएम को हुड्डा से कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। सरकार हरियाणा की जनता को ठग रही है। सोनीपत नगर निगम के होने वाले चुनाव के चलते सोनीपत के उपायुक्त ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर जिले के सभी थानों में आर्म्स लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ उपायुक्त और सोनीपत के एसपी ने आदेश में 18 दिसंबर तक आर्म्स जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। इसके तहत आर्म्स लाइसेंस नहीं जमा करवाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज से लेकर उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। गोहाना सिटी थाना के एसएचओ महिपाल ने बताया कि सोनीपत नगर निगम चुनाव के होने वाले चुनाव के चलते पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले के सभी थाना आर्म्स लाइसेंस धारकों को अपने हथियार 18 दिसंबर तक अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। सिरसा के शहीद स्मारक पर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त प्रदीप कुमार, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डागर, डीएसपी संजय कुमार और अन्य पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को सलामी दी गई। साथ ही पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे कर सलामी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि अपने देश के लिए कुर्बानी देना एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी कीमत हम नहीं चुका सकते, लेकिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन तो कर सकते हैं।
इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव कर्नल दीप डागर ने कहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध में जिस वीरता और बहादुरी से हमारे सैनिक लड़े और पाकिस्तान सेना को हराया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज उन वीर शहीदों को याद करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा के अनुज और श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने रंगडी खेड़ा गांव के स्टेडियम में युवा क्लब की ओर से आयोजित प्रथम कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। गोविंद कांडा ने रिबन काटकर और एक बॉल खेलकर प्रथम कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की। टूर्नामेंट बाबा जालपीर की दरगाह के ठीक सामने स्थित खेल मैदान में हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब विधायक गोपाल कांडा प्रदेश के खेल मंत्री थे तो उस समय खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर नई खेल नीति बनाई गई, जिसकी आज भी लोग मिसाल देते हैं। खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी की नौकरी दी गई। गोपाल कांडा ने हर गांव में युवाओं को खेल किट उपलब्ध करवाई। इस मौके पर गोविंद कांडा ने आयोजन समिति को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की। इस टूर्नामेंट में हरियाणा और पंजाब के करीब उकलाना नगर पालिका के आम चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। इस बीच पार्षद और चेयरमैन पद के दावेदारों की नगर पालिका कार्यालय पर भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यालय के पास पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पार्षद के नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए अलग से डेस्क लगाया गया है। वहीं चेयरमैन पद के दावेदारों के लिए अलग से डेस्क की व्यवस्था की गई है। इस बीच बरवाला के एसडीएम यशवीर सिंह नगर पालिका कार्यालय में अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। वहीं नगर निगम में शामिल बिस्वा मिल समेत आसपास कॉलोनी के लोग नगर निगम की लापरवाही के चलते लंबे समय से परेशान हैं। सीवर व्यवस्था ठप होने और गंदा पानी ओवरफ्लो होने से गंदा पानी दुकानों, घरों और मंदिर में घुस जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई अधिकारियों और नगर निगम के दरवाजे पर अर्जी लगाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि रोड पर गंदा पानी होने के कारण कई बाइक सवार चोट भी खा चुके हैं। नगर निगम की ओर से होने वाली लापरवाही से परेशान होकर बिस्वा मिल मार्केट और अन्य लोगों ने नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि नगर निगम उनसे टैक्स की वसूली कर रहा है और हमारा कोई समाधान आज तक नहीं हुआ। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 822 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 195 और फरीदाबाद में 173 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 41 और पानीपत में 43 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2751 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,54,207 कोरोना के केस सामने आए हैं। इसी के साथ एक दिन में 1680 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा सरकार ने दुकानदारों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर स्थित दुकानों का पूरा किराया माफ करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए भी ऐसी दुकानों को 50% किराया माफ किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की तिथि 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र पर जमा कराने के लिए 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है।
गुरुग्राम में ठंड ने दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ कोहरे ने लोगों को कपाना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं के साथ गुरुग्राम में पारा तेजी से लुढ़का है। सुबह घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। सिरसा में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सिरसा में पारा 60 डिग्री तक पहुंचा। वहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर तक दर्ज की गई। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। गोलाचिका में भी तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। तेजी से गिर रहे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। झज्जर में भी ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी कम होने पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से और झज्जर जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास हिदायतें दी गई हैं। रेवाड़ी में भी सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। वहीं किसानों ने ठंड को फसलों के लिए लाभकारी बताया। गुरुग्राम में नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरों में लोगों के रहने वालों की संख्या काफी कम है। कोरोना महामारी के चलते रैन बसेरे खाली पड़े हैं। रैन बसेरे में सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राहगीर रैन बसेरे में मिल रही सुविधाओं से भी खुश नजर आ रहे हैं। पानीपत में भी ठंड ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। इस बीच लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से बनाए गए रैन बसेरे में कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण वो सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। राहगीरों का कहना है कि सड़क पर चोर उनका सामान चोरी कर लेते हैं। गुहाना में बढ़ती ऑनलाइन ठगी के मामलों में जिला स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया है। ये टीम एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते ठगी के मामलों का पता लगाएगी। साथ ही इसके जरिए लोगों को ठगी से बचाने के तरीके भी बताए जाएंगे, जिससे लोग किसी ऑनलाइन गिरोह के चुंगल में फंसने से बच सकें। मामले में एएसपी गुहाना उदय सिंह मीना को एसआईटी का इंचार्ज नियुक्त किया गया है और एसआईटी को करीब 26 केस सौंपे गए हैं। समालखा नेशनल हाईवे पर पट्टी कल्याण के पास एक पिकअप गाड़ी और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यमुनानगर में देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। खजूरी जठलाना रोड पर पेट्रोल पंप के पास 2 वाहनों के आमने सामने आने से अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों युवकों को गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल भेजा। इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ थाना जठलाना धर्मपाल ने बताया, इसमें 3 लड़के गांव सूरा के और एक अलीपुर का था। चारों आपस में दोस्त थे। ये देर रात बड़शामी से भाया जठलाना होकर यमुनानगर की तरफ आ रहे थे। फतेहाबाद में कोरोना के सैंपल ले रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कार चालक को कोरोना सैंपल के लिए रुकवाया गया था, लेकिन युवक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के कर्मचारी पर ही कार चढ़ा दी।
इस बीच गनीमत ये रही कि कर्मचारी ने एक साइड पर कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कर्मचारी के पैर पर चोट आई है, जिसके बाद मौके पर तैनात कर्मचारियों ने युवक को काबू कर लिया और पुलिस के हवाले किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टरों का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर शिकायत भी स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा फतेहाबाद गुरु नानकपुरा पुलिस चौकी में दी गई है।